हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th भारतीय भवन बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम 4 चैप्टर तक सभी प्रश्नों का आंसर कर लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के प्रश्नों का आंसर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं अगला जो कुछ भी वीडियो बनाता रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेसन नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। आंसर है कि प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत ही कम थी तथा उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे तत्वों का आविष्कार एवं खोज होता गया उनके अध्ययन में समस्या होने लगी। अतः वैज्ञानिकों ने समान गुण वाले तत्वों को समूह में रखकर बांटने का प्रयास किया, जिससे आवर्त एवं वर्ग बना। अतः तत्वों को आवर्त एवं वर्ग में बांटना ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्नों का उत्तर हो गया कि प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत ही कम थी तथा उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे तत्वों का आविष्कार एवं खोज होता गया उनके अध्ययन में समस्या होने लगी। अतः वैज्ञानिकों ने समान गुण वाले तत्वों का समूह में रखकर बांटने का प्रयास किया, जिससे आवर्त एवं वर्ग बना। अतः तत्वों को आवर्त एवं वर्ग में बांटना ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि तत्वों के वर्गीकरण से क्या लाभ हुआ। तत्वों के वर्गीकरण से क्या लाभ हुआ। आंसर है कि तत्वों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ हुआ। पहला जो है, इससे तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीका से किया जा सकता है। इससे तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। फिर दूसरा कि किसी एक वर्ग या आवर्त के अध्ययन कर लेने से उस समूह में शामिल अन्य तत्वों के गुण का पता चल सकता है। दूसरा, किसी एक वर्ग या आवर्त के अध्ययन कर लेने से उस समूह में शामिल अन्य तत्वों के गुणों का पता चल जाता है। फिर तीसरा लाभ हुआ कि किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान होता है। तीसरा, किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान होता है। फिर चौथा है कि विभिन्न समूहों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा, विभिन्न समूहों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन का भी आंसर किया कि तत्वों के वर्गीकरण से क्या लाभ हुआ। तो हमने देखा कि तत्वों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ हुए। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि तत्वों के वर्गीकरण से विभिन्न प्रयास लिखे। तत्वों के वर्गीकरण के जो विभिन्न प्रयास किए गए उसको लिखना है। तो आंसर है कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास निम्नलिखित हुए। तत्वों के वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रयास हुए। पहला है कि सबसे पहले लभवाजे ने तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया। सबसे पहले किसने, तो लभवाजे ने तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया। फिर दूसरा, इसके बाद संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण हुआ। फिर तीसरा, डोबरेनर का त्रियक नियम आया। फिर चौथा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। फिर पांचवा, मेंडलीफ का आवर्त नियम। और फिर छठवां, मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। इन सभी ने प्रयास किया तत्वों के वर्गीकरण में। तो तत्वों के वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रयास हुए। तो कुल हमने देखा 6 प्रयास। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ आवर्त नियम को लिखे। आंसर है कि मेंडलीफ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। फिर और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन के तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त
आवर्त फलन होते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व मिलता है। तो फिर ये भी क्वेश्चन का आंसर देख लिया। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण या उपयोगिता को लिखें। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण या उपयोगिता को लिखें। आंसर है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला है नियमित अध्ययन में सुविधा। पहला है नियमित अध्ययन में सुविधा। तो आंसर है कि तत्वों को मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबसे पहले आवर्त एवं वर्ग में बांटा, जिससे नियमित अध्ययन में सुविधा हुआ। तो क्या हुआ कि सबसे तत्वों को जो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबसे पहले आवर्त एवं वर्गों में बांटा, जिससे नियमित अध्ययन में सुविधा हुआ। फिर दूसरा जो है नए तत्वों का पूर्वानुमान, नए तत्वों का पूर्वानुमान एवं खोज। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के खाली जगह छोड़ा गया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों का खाली जगह छोड़ा गया था, जो आगे चलकर आविष्कार होने के बाद रिक्त स्थानों में रखा गया, जो आगे चलकर आविष्कार होने के बाद रिक्त स्थानों में रखा गया। फिर तीसरा है कि अनुसंधान कार्य में सहायता। अनुसंधान कार्य में सहायता। तो आंसर है कि इस आवर्त सारणी से विद्यार्थी एवं वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने में बहुत सुविधा मिली। इस आवर्त सारणी से विद्यार्थी एवं वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने में बहुत सुविधा मिली। फिर चौथा है कि परमाणु द्रव्यमान में सुधार किया गया। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण या उपयोगिता को हमने लिखा और देखा कि 4 उपयोग को हमने इसके देखा। फिर अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष अब बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आवर्त सारणी के गुण को बताया था, आवर्त सारणी के गुण एवं उपयोगिता के बारे में बताया था। इस क्वेश्चन में हमको दोष बताना है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के क्या क्या दोष थे। आंसर है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित दोष है। पहला है हाइड्रोजन का स्थान, यानी हाइड्रोजन को वर्ग 1A में क्षार धातु के साथ रखा गया है, जबकि इसका गुण हैलोजन तत्वों से मिलता है, इसलिए इसे 7A में रखा जाना चाहिए था। और फिर दूसरा है कि दूध से प्राप्त मृदा तत्वों को नीचे रखा गया है। यदि इसे आवर्त सारणी में ही रखें तो पूरा आवर्त सारणी ही दोष युक्त हो जाएगा। फिर तीसरा है कि तत्वों का असंगत युग्म, यानी मेंडलीफ ने आर्गन के 3 आवर्त के अंत में रखा, जबकि पोटेशियम को 4 आवर्त में रखे हैं। आर्गन से पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान कर होते हुए भी बाद में रखा गया। 8वीं और फिर 5वां है कि 8वीं वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखे हैं, जिससे आवर्त सारणी में अनियमितता आ जाती है। तो हमने मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष को भी देखा। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो हमने VVI प्रश्नों का आंसर कर लिया। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड्स ने। तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। दूसरा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो वर्ग कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं? वर्ग की संख्या कितनी है? 18। फिर एक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो आवर्त कहलाती है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर को उस एक तत्व का नाम लिखे जिसके आविष्कृत होने के पहले ही मेंडलीफ ने उसके गुणों का पुनर्अनुमान कर लिया था। तो आंसर है कि एका बोरॉन, जिसे एस्कैडियम कहा जाता है,
एका सिलिकॉन जिसे जर्मेनियम कहा गया है। तो कौन कौन से तत्व थे? एक स्कैंडियम और एक जर्मेनियम। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो आंसर है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त है। तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग है? 18 और कुल कितने आवर्त है? 7 है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु को बताएं जिनके नाम एस अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो आंसर है कि एक क्षार धातु में एस अक्षर से प्रारंभ हो। आंसर है कि एक क्षार धातु में एस अक्षर से प्रारंभ हो उसका नाम सीजियम है, तथा क्षारीय मृदा धातु में स्ट्रांसियम है। क्या है? स्ट्रांसियम है। तो फिर अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है, बताए कि इस तत्व के गुण धातुई होंगे या अधातुई। तो वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है, यानी यह सिलिकॉन है, अतः इस तत्व का गुण ज्यादातर अधातु ही होता है, इसे उपधातु में रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर के वर्ग 14 के कार्बन के अतिरिक्त अन्य 2 तत्वों के नाम लिखे। आंसर है कि वर्ग 14 के कार्बन के अतिरिक्त 2 अन्य तत्वों का नाम सिलिकॉन और जर्मेनियम है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या बताएं। तो आंसर है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, आवर्त सारणी में यह वर्ग 7a का सदस्य होगा, यह 7a का सदस्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? तो आंसर है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त जो सारणी है वह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक कारण देकर बताइए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है? आंसर है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है, इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और फास्फोरस भी P15 यानी 285 होता है, 2,5 होता है। अतः इन दोनों को 5a में रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल हैं? तो आंसर है कि नियोन के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए 2 सेल है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर किसी तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थानों में क्यों रखा गया है? तो आंसर है कि समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं, इसलिए आवर्त सारणी में इसे एक ही स्थान पर रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे? आंसर है कि मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में 0 वर्ग के तत्व गायब थे। किस वर्ग के? तो 0 वर्ग के तत्व गायब थे। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 1,5 हो तो क्या आवर्त सारणी में उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच रखा जा सकता है? तो आंसर है कि तत्व की परमाणु संख्या 1.5 संभव नहीं है। 1.5 संभव नहीं है। यदि हो भी जाए तो इसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आवर्त सारणी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो कि पूर्ण संख्या होता है उसी के आधार पर बांटा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व के नाम लिखे। आंसर है कि सबसे धात्विक तत्व फ्रांसियम है और सबसे अधात्विक तत्व हीलियम है। तो सबसे धात्विक तत्व फ्रांसियम और अधात्विक तत्व हीलियम है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर। तो अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त से आप क्या समझते हैं? आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या बताएं। आंसर है कि आवर्त सारणी के पहले, दूसरे एवं तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या कम है। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8 तत्व और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व है, यानी आवर्त सारणी के लघु आवर्त की संख्या 3 है, जबकि आवर्त 4, 5, 6 एवं 7 में तत्वों की संख्या
तत्वों की संख्या 18 है। 7वां आवर्त अभी अधूरा है, यानी दीर्घ आवर्तों की संख्या 4 है। तो लघु आवर्त की संख्या कितनी है? 3, और दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी है? 4। अब अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर के आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं? तो आंसर है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखा गया है, क्योंकि 2 सेल वाले तत्व Li3 से प्रारंभ होकर नियोन 10 तक ही है। इस प्रकार दूसरे आवर्त में Li यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नियोन को रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है? आंसर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। किसी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर उसकी सेलों की संख्या आवर्त की संख्या होती है, जबकि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से वर्ग का पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसमें सेलों की संख्या 3 है, इसलिए इसे तीसरे आवर्त में रखा गया है, जबकि संयोजकता और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन +1 है। देखिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन +1 है और इसके 3 सेल है, 1, 2 और 3। अंतिम कक्षा में +1 है, इसलिए इसे 1a वर्ग में रखा गया है, इसलिए इसे 1a वर्ग में रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के, निम्नांकित में कौन कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे और क्यों? इन तत्वों की परमाणु संख्या को कोष्टक के अंदर दी गई है, जैसे सोडियम, फ्लोरीन, पोटेशियम, फास्फोरस, फिर सीजियम। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम और C55 का रासायनिक गुण समान होगा, क्योंकि ये 3 तत्व 1a के सदस्य हैं और इन सभी के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। इन सभी के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। 2 गुणों का उल्लेख करें। आंसर है कि सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को वर्ग 7a में रखा गया है। ये सभी विद्युत ऋणात्मक तत्व है तथा ये द्विपरमाणुक अणु है, जैसे F2 यानी Cl2 क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I2 आयोडीन। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्षार धातुओं के नाम लिखे, इन्हें आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है? आंसर है कि क्षार धातुओं के नाम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन्हें आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इन सभी तत्वों के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, जिससे इनका रासायनिक गुण समान होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती जाती है? तो आंसर है कि दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर सेलों की संख्या 3 ही रहता है, जबकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे नाभिक की ओर खिंचाव ज़्यादा हो जाता है और परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में अंतर लिखिए। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। दूसरा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जबकि मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। फिर तीसरा है कि
इसमें 7 आवर्त एवं 9 वर्ग है, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 9 वर्ग है, जबकि मोसले की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। फिर है चौथा कि इसमें उपवर्ग, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपवर्ग ए और बी को एक ही वर्ग में रखा गया है, जबकि मोसले के आवर्त सारणी में ए और बी को अलग अलग रखा गया है, ए और बी को अलग अलग रखा गया है। तो कुल हमने 4 अंतर देखे। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न का कि आवर्त किसे कहते हैं। तो आंसर है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। मेंडलीव और मोसले दोनों के ही आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। फिर है तो इसके पिछले वाले हम देखा कि आवर्त किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को ही हम लोग आवर्त कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के वर्ग किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदर्ग कतारों को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग कतारों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 0 वर्ग लेकर कुल 9 वर्ग हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित गुण आवर्त एवं वर्ग में कैसे परिवर्तित होता है। आवर्त सारणी में निम्नलिखित गुण आवर्त एवं वर्ग कैसे परिवर्तित होता है। परमाणु का आकार, परमाणु त्रिज्या, धातुई गुण, विद्युत धनात्मकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता और धातुई गुण, विद्युत ऋणात्मकता। तो आंसर है देखिए यहाँ पर गुण है तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। फिर है परमाणु की त्रिज्या, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और बाएं में दाएं जाने पर घटेगा। फिर विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपरिवर्तित रहेगा, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। फिर संयोजकता जो है वह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपरिवर्तित रहेगा, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। फिर है अधात्विक गुण जो होता है वह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। फिर जो है विद्युत ऋणात्मकता, यह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का सभी अति लघु और लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर कर लिया। अब अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 के सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के सभी प्रश्नों का आंसर कर लिया। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे।